रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9। इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास अगर तो कोई भी सोल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे कर रहा होगा तो देन वो आइडियल, राउल्स लॉ भी मैंने आपको पढ़ाना है। अगर वो राउल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा तो देन वो क्या है, नॉन आइडियल। अगर बेटा आपके पास हीट चेंज कोई ना हीट इवॉल्व हो रही है और ना ही एब्जॉर्ब, यानी ना रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और ना ही क्या है एंडोथर्मिक, तो देन सोल्यूशन क्या है बेटा, आइडियल। लेकिन अगर बेटा हीट पहले से क्या हो गई, अब बढ़ गई है, तो एंडोथर्मिक यानी हीट एब्जॉर्ब हुई है, या इंथैल्पी पहले से कम हो गया तो इसका मतलब क्या हुई है, रिलीज़ हुई है। तो दोनों सूरतों में सोल्यूशन क्या होगा, नॉन आइडियल। अगर बेटा आपके पास ल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद सेम रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, तो वो आइडियल है। लेकिन अगर बेटा कंपोनेंट्स यानी सल्यूट एंड सॉल्वेंट का वॉल्यूम मोर हो और सोल्यूशन का वॉल्यूम पहले से बढ़ जाए या कम हो जाए, तो वो सोल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल। अगर बेटा सल्यूट एंड सॉल्वेंट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो सोल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनके साइज़ में, उसके शेप में, उनकी फोर्सेस में कोई फ़र्क ना हो, तो देन बेटा वो आइडियल है। अगर फोर्सेस कंपोनेंट्स की वीक हों और सोल्यूशन की डिफरेंट हो, तो इट्स मीन वो क्या है, नॉन आइडियल। तो आपके पास ये आइडियल की एग्जांपल्स हैं और ये क्या है, नॉन आइडियल की। शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल। तो बेटा जैसे आपकी बुक में लाइंस में लिखा हुआ है वैसे भी लिख सकते हैं और इस तरह टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज़ राउल्स लॉ, गिव इट्स 3 स्टेटमेंट हाउ दिस लॉ कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द आइडियल बिहेवियर ऑफ द सोल्यूशन। यानी एक बात कंफर्म होगी कि राउल्स लॉ सिर्फ और आइडियल सोल्यूशन ओबे करते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन ओबे नहीं करते। सबसे पहले बेटा हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है वेपर प्रेशर, यानी जो हमारे पास वेपर स्टेट में प्रेशर वेपर्स एक्सर्ट करेंगे सॉल्वेंट का, वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब इस बात को अपने बड़े ध्यान से समझना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा हमारे पास ये एक सॉल्वेंट है वाटर, ठीक है। तो वाटर का ये प्योर सॉल्वेंट की फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होगा वो पी नोड होगा, यानी अब जब वाटर को इन प्योर स्टेट वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो वेपर्स इसकी सतह पर क्या एग्जर्ट करेंगे, प्रेशर। वो प्रेशर क्या होगा, वेपर्स का प्रेशर होगा, और वो प्रेशर क्या कहलाएगा, पी नोड, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या शामिल है, वाटर। लेकिन बेटा जब हम इस वाटर के अंदर सल्यूट को भी शामिल कर लें, यानी वाटर तो है लेकिन इसमें हमने कोई सल्यूट जैसे सोडियम क्लोराइड हमने ऐड कर दिया या कोई अदर सल्यूट ऐड कर दिया, तो बेटा उस टाइम जो वेपर्स प्रोड्यूस होंगे उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी। तो बेटा पी इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन एंड पी नोट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। x1, x क्या है, मोल फ्रैक्शन, चूँकि यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं सल्यूट एंड द सॉल्वेंट, बट x1 बेटा मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट की और x2 मोल फ्रैक्शन है सल्यूट की। तो द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सोल्यूशन is equal to the product of the vapor pressure of the pure solvent and its mole fraction। यानी पहला राउल्स लॉ की स्टेटमेंट कहती है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो बेटा जहाँ पे भी पी नोड होगा, पी नोड का मतलब है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, x1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट और p इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। उसके बाद बेटा सेकंड है लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। लोअरिंग का मतलब होता है डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर। वो कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को। इसको समझने के लिए बेटा हम पहली इक्वेशन लेंगे जो हमने पहले ली, P इज़ इक्वल टू पी नॉट और x1। जब बेटा सोल्यूशन बनता है तो उसमें सल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी। x1 बेटा सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन है और x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। जब बेटा हमारे पास इक्विमोलर सॉल्यूशन होता है, इक्विमोलर का मतलब है जिसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हों, सेम, तो x1 प्लस x2 किसके इक्वल होता है, 1 के। x1 इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और x2 इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। x1 बेटा इधर एंड है, x2 प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो बेटा हम x1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, आपके पास क्या आएगा, p इज़ इक्वल टू पी नॉट
x1 की जगह क्या आ गया 1 माइनस x2। अब उसके बाद बेटा पी नोट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पी नोट 1 से मल्टीप्लाई होगा, पी नोट प्लस माइनस माइनस पी नोट x2 आ जाएगा। अब बेटा p यहाँ पर है, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि पी नोट x2 को माइनस s को प्लस कर लें दूसरी तरफ ले जाके, और यहाँ पर आपके पास पी नोड है और यहाँ से आप क्या ले जाएं p, यानी आप पी नोड x2 माइनस है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, पी नोड इधर रहने दें, ये p यहाँ पर प्लस है दूसरी तरफ जाके माइनस, यानी पी नोड ये प्लस है दूसरी तरफ जाके माइनस, ये माइनस है दूसरी तरफ जाके पी नोड x2 हो गया। यानी इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी नोड यहाँ पर रहा और इस तरफ पी ले गए, ये माइनस था यहाँ पर जाकर क्या हो गया प्लस, ये पी नोड x2 बन गया। अब आपने बेटा यहाँ से क्या निकालना है, पी नोट बेटा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट है और पी इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इसको बेटा हम चेंज से शो करते हैं डेल से, इस डेल को हम क्या बोलते हैं लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, कि जब प्योर सॉल्वेंट होता है उसमें जब सल्यूट डाल देते हैं तो वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाता है, इस वेपर प्रेशर को हम क्या कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये किस पर डिपेंड करता है डेल पी, किस पर डिपेंड करता है पी नोट क्या है बेटा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड x2 इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट, इसलिए उसने कहा कि लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। ये उसकी सेकंड डेफिनेशन आ गई। थर्ड बेटा आपके पास जो लास्ट एक्सप्रेशन आया था उसमें x2 को इधर रहने दें, पी नोट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाए तो नीचे जाके डिवाइड, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। ये आपके पास अगेन ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में आप देखें ना टेम्परेचर है ना कोई हमारे पास जो है किसी भी किस्म की कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट है, आपके पास इज़ ये रिलेटिव ऑफ द लोअरिंग ऑफ द प्रेशर इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, टेम्परेचर पर, डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट पर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट पर डिपेंड कर रही है, तो लेकिन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्ट नंबर 4 वहाँ से आता है। तो उसमें आप ये बेटा लास्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे डेल पी ओवर पी नोट इज़ इक्वल टू x2, और चूँकि बेटा x2 इज़ द मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन किसकी इक्वल होती है इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स के, तो x2 इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। यहाँ पर टेम्परेचर शामिल नहीं है एक्सप्रेशन में, इसलिए बेटा टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। राउट्स लॉ बेटा जब उसकी एप्लीकेशन के व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर द वॉलेटाइल, कि जब दोनों कंपोनेंट्स जल्द से जल्द वेपोराइज हो जाएं, दोनों कंपोनेंट्स का मतलब क्या है बेटा सल्यूट एंड द सॉल्वेंट। कहता है सपोज करें कि आपके पास दो लिक्विड हैं, एक ए है और एक क्या है बी। एक का बेटा प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है पी नोड ए और बी का बेटा वेपर प्रेशर है इन प्योर स्टेट पी नोड बी। और बेटा जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का एक का पी ए और दूसरे का क्या होगा पी बी। तो जो हमने इक्वेशन राउट्स लॉ की पढ़ी थी उसके मुताबिक पी ए इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द solution A, P node is the vapor pressure of the pure solvent of the solution A, XA is the mole fraction of the A particle। इस तरह से B के लिए ये आ जाएगी इक्वेशन। टोटल पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर का सम होता है, ये हमने डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में पढ़ा था। तो बेटा पी टी इज इक्वल टू आ जाएगा पी ए प्लस पी बी। हमने बेटा पी ए की जगह उसकी वैल्यू पुट की प्लस पी पी जगह उसकी वैल्यू पुट की। आपने ये भी बात पढ़ी कि दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होता है 1 के। तो एक्स भी इधर रहने दें, एक्स यहाँ प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाके माइनस। तो बेटा पी टी एस टीज पी नॉट ए एक्स ए एस टीज प्लस पी नॉट बी, लेकिन एक्स बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए। तो बेटा पी नॉट बी मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस पी नॉट बी एक्स ए से। अब बेटा यहाँ पर भी एक्स ए है, यहाँ पर भी क्या है एक्स ए, इनमें से कॉमन निकल सकता है। तो हमने पी एक्स ए को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी और प्लस क्या बचा पी नॉट बी।
कहता है अगर आपके पास ए लेस वॉलेटाइल है और एज़ कम्पेयर टू बी, तो इसका मतलब है कि ए या ए ज़्यादा वॉलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू बी, तो बेटा जो कम वॉलेटाइल है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और जो जल्द से जल्द वॉलेटाइल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम आएगा। तो ये आपके पास बेटा जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ इंडिकेट कर रहा है आइडियल बिहेवियर को, यानी ये पॉइंट किसके लिए है, आइडियल। उस आइडियल के केस में वो कहता है पी नोड ए का वेपर प्रेशर क्या है, हाई एज़ कम्पेयर टू पी नोड बी। उसका मतलब ये है कि ए कंपोनेंट ज़्यादा वोलेटाइल था इसलिए वो जल्दी वेपोराइज हो गया और इसके वेपर ज़्यादा से ज़्यादा बने इसलिए इसका वेपर प्रेशर क्या है, हाई है। लेकिन बेटा जो हमारे पास बी कंपोनेंट है चूँकि उसका वेपर प्रेशर कम है, क्यों कम है, क्योंकि वो ज़्यादा वोलेटाइल नहीं था, वो जल्दी वेपोराइज ना हो सका, तो इसलिए इसका पी नोट बी क्या है, कम, और पी नोट ए क्या है, ज़्यादा है। और ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया वो सिर्फ किसके लिए है, आइडियल बिहेवियर के लिए। जब बेटा इस ग्राफ को हम नीचे डॉटेड लाइन में करते हैं इट्स मीन कि ये उसका कौन सा बिहेवियर है, नॉन आइडियल। तो उसमें ये बताता है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ इंडिकेट करता है आइडियल बिहेवियर को, लेकिन जब हम वेपर प्रेशर को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उस सूरत में ग्राफ डाउनवर्ड द स्ट्रेट लाइन आता है, उस सूरत में हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, नॉन आइडियल बिहेवियर है। ठीक है, तो ये बेटा आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, रॉल्स लॉ क्या है, इम्पोर्टेंट। उसके बाद बेटा आपके पास आ जाता है नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए बेटा इसके साथ करवा रही हूँ। जब बेटा सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है तो सोल्यूशन बनता है, तो सोल्यूशन के अंदर जितना सल्यूट की कंसनट्रेशन, जितनी उसकी मिकदार क्या होती है, ज़्यादा, इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी क्या है, ज़्यादा है। हम ये भी कह सकते हैं कि जितने सल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर ऐड होती है, डिज़ोल्व होती है, वो उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी। जैसे बेटा अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, नमक जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं कहूँ 100 ग्राम ऑफ वाटर है तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और सोडियम क्लोराइड क्या है, सल्यूट। तो बेटा 0 डिग्री पे 37.5 जो सोडियम क्लोराइड है वो 100 ग्राम में डिज़ोल्व हुआ, तो इट्स मीन 37.5 ग्राम उसकी क्या है, सॉल्युबिलिटी है। लेकिन बेटा सॉल्युबिलिटी हमेशा सेम नहीं रहती, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जो है वो ये क्या होती है, चेंज होती है। तो डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड गिव इट्स एग्जांपल, ये शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा से, और डिफाइन सॉल्युबिलिटी कर्व एंड इट्स टाइप्स, ये अलहदा से क्वेश्चन आता है। अब बेटा जब हम सॉल्युबिलिटी को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हम कहते हैं चेंज होती है, किसी की बढ़ती है और किसी की क्या होती है, कम होती है, तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी शो करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन क्या है कि हम अलोंग एक्स एक्सिस टेम्परेचर ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे क्या ले लेते हैं, सॉल्युबिलिटी। अगर बेटा आपके पास स्ट्रेट लाइन आए बिल्कुल सीधी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब है टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लोअर टेम्परेचर पे भी सॉल्युबिलिटी उतनी थी और सॉल्युबिलिटी हाई टेम्परेचर पे भी उतनी थी। लेकिन बेटा अगर आपके पास इस तरह की कर्व्स आ रही हों तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, और अगर इस तरह की स्ट्रेट लाइन आए तो इसका मतलब भी क्या है, टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो सॉल्युबिलिटी कर्व्स दो किस्म की होती हैं, वो क्या है, कंटिन्यूस, या तो कम हो रही है या क्या हो रही है, ज़्यादा। यानी अगर आपके पास सीधा कर्व जा रही है ऊपर की तरफ, ही स्ट्रेट लाइन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं किसी भी किस्म का कहीं पर भी कर्व डिस्टर्ब नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, यानी रेगुलर है। यानी अगर बढ़ता है तो बढ़ता जा रहा है, कम हो रहा है तो कम होती जा रही है सॉल्युबिलिटी। तो अगर ऐसी कर्व हो जिसमें किसी भी किस्म का ब्रेक ना आए तो वो क्या है, कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व। लेकिन बेटा अगर ऐसा हो कि कभी जो है वो टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, कभी कम होगी, तो उस सूरत में जो सॉल्युबिलिटी कर्व आएगी उसे हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूस। ये देख सकते हैं जो ज़्यादातर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं वो डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व्स दिखाते हैं। देखिए बेटा हमने अलोंग एक्स एक्सिस टेम्परेचर लिया, वाई एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी। तो पहले आप देख सकते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड जब 6 वाटर मॉलिक्यूल था तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी, फिर कम हुई और फिर बढ़ना शुरू होगी। इस तरह से सोडियम सल्फेट की पहले बढ़ी और फिर क्या होगी, कम होगी। तो ये देखिए ये जो पॉइंट्स हैं ये इसको ब्रेक कर रहे हैं, एक सॉल्ट को दूसरे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी से ब्रेकअप कर रहे हैं। तो इस सूरत में जो सॉल्युबिलिटी कर्व्स आएंगी वो क्या कहलाएंगी, डिसकंटिन्यूस।
यानी जो ग्राफ कंटिन्यूसली चलेगा वो जो कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व, और जो हमारे पास विद द ब्रेक चलेगा वो क्या होगा आपके पास डिसकंटिन्यूस। तो बेटा इसका फ़ायदा क्या है, हम सॉल्युबिलिटी के लिहाज से जो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं उनको हम क्रिस्टल्स की फॉर्म में क्या कर लेते हैं, सेपरेट आउट, और जो ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते उसको हम इम्प्योर फॉर्म में इम्प्योरिटीज़ के तौर पर जो सॉल्व नहीं हुआ उसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। जैसे बेटा आपने चैप्टर नंबर 2 में बेंजोइक एसिड की क्रिस्टलाइजेशन पढ़ी थी, उसमें आपने पढ़ा था हम सॉल्वेंट में सोल्यूट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब वो मैक्सिमम सॉलेबल हो जाता है एट हाई टेम्परेचर तो वो क्या कर सोल्यूशन कहलाता है सुपर सैचुरेटेड। उसमें वो पार्ट जो सॉलेबल हो गया वो आपके पास क्या थे, क्रिस्टल्स लेकिन जो पार्ट डिज़ोल्व नहीं हुआ वो आपके पास क्या है, इम्प्योर, और वो रेजिड्यू के फॉर्म में आप क्या कर लेते हैं, सेपरेट आउट। इस अमल को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो बेटा आज जो था वो टॉपिक उसमें राउल्ट्स लॉ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर शॉर्ट क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी कर्व भी क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बेटा हम जो है इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो बेटा नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, यानी सल्यूट पार्टिकल्स के ऐड होने की वजह से जो प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, यानी प्रॉपर्टीज़ सॉल्वेंट पर डिपेंड ना करे, सिर्फ सल्यूट पर डिपेंड करे, वो क्या कहलाती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। जिसमें बेटा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम पढ़ेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ द प्रोजिव पॉइंट। ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। कहते हैं लेटेस्ट टेक, अब हमारे पास 1 किलोग्राम वाटर पहले कंटेनर में है, दूसरे कंटेनर में भी 1 किलोग्राम है, तीसरे कंटेनर में भी 1 किलोग्राम है। एक में बेटा हमने 6 ग्राम यूरिया डाला, एक में 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज और तीसरी में 34.2 ग्राम, और तीनों हमारे पास इक्वल किस्म के सोल्यूशन बने, वो कितने थे, 0.1 मोलर, यानी कि तमाम की मोलैलिटी क्या थी, सेम थी, क्योंकि तमाम में सॉल्वेंट का मास क्या था, सेम था। तो इस केस में जो वेपर प्रेशर लोअर होगा या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगी या डिप्रेशन होगी, वो वाटर की कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि वो सल्यूट जो हम ऐड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसमें चेंज है ड्यू टू सल्यूट वो क्या कहलाती हैं, कॉलिगेटिव। तो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड व्हाई आर दे कॉल्ड सो। तो इसमें बेटा डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ के नाम और ये पैराग्राफ आएगा, ठीक है, ये इसका आंसर है प्रॉपर शॉर्ट क्वेश्चन में। लेकिन बेटा ये जो हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है या फ्रीजिंग पॉइंट या आपके पास फर्दर जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, और ये इंपॉर्टेंट क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद बेटा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो एक तो बेटा जो सोल्यूशन जिसके लिए हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो डाइल्यूट होना चाहिए, यानी कि कंसनट्रेटेड ना हो, उसमें सल्यूट की मिकदार कम से कम हो, और नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, यानी सल्यूट वेपोराइज ना करता हो, और इसकी आयनाइजेशन टेक प्लेस ना हो। इससे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट ना हो। अगर बेटा आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, तो आप ये 3 कंडीशन लिखेंगे। इस तरह से बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपके पास एक कांस्टेंट होता है जिसे हम बिलियोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं, डिप्रेशन के लिए हम उसको क्रायोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 आपके एक्सरसाइज के हैं, व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ के बी एंड के एफ। के बी इज़ द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो ये उसका शॉर्ट क्वेश्चन है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ओबेड व्हेन सल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, आल्सो व्हेन द सॉल्यूशन आर डाइल्यूट। ये दोनों क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि उसमें सल्यूट में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं जो किसके इक्वल होते हैं, एवोगैड्रोस के। तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन, एक दो शॉर्ट क्वेश्चन ये, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये, एक आइडियल है, नॉन आइडियल है, सॉल्युबिलिटी कर्व वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। राउल्ट्स लॉ इंपॉर्टेंट क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।